हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2। इससे पहले हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था कहाँ कब और कैसे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं। और सेकंड चैप्टर है हमारा आखिर खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। तो यहाँ पे बात होती है, तुषार जो है वह रेल यात्रा कर रहे थे। इमेज में देख सकते हैं, ये है तुषार। ये जो थे एक बार रिश्तेदार की यहाँ शादी जाने में जो थे वो रेल यात्रा कर रहे थे। ठीक है, तो उसी में इनके क्वेश्चन मन में जागा है कि पहले सवारियाँ चलती थी नहीं चलती थी। तो वही पढ़ते हैं आइए। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई। ठीक है, जहाँ से बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तुषार जो था, खिड़की वाली सीट मिल गई तो वह मगन हो गया बाहर का नज़ारा देखते हुए। कहाँ जा रहा था? तो दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। मात्र 150 साल पहले। ठीक है, और बस तो इसके कुछ दशक बाद आई, यानी कि बस जो थी वो इसके कुछ दशक बाद आई है। रेल यात्रा जो थी वो 150 साल पहले शुरू की थी। ठीक है, और तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं किया करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो आइए जानते हैं लोग कैसे यात्रा किया करते थे, पहले क्या किया करते थे, कैसे शुरुआत हुई यात्रा की, सब कुछ आज हम जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं आरंभिक मानव। आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? जो आरंभिक मानव थे वे इधर उधर क्यों घूमते थे? आखिर क्या वजह थी जो वो इधर उधर घूमते थे? ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे। मछली और चिड़िया पकड़ते थे। फल मूल, दाने, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। जो आखेटक थे ये खाद्य समुदाय के लोगों से एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। ये खाद्य संग्राहक जो थे वे एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। क्यों जाया करते थे? तो इसके कारण देखते हैं हम लोग क्या क्या कारण रहे होंगे, और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इनका पहला कारण ये रहा होगा कि अगर वे एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। और जब समाप्त हो जाएंगे तो वे खाएंगे क्या फिर? तो इसलिए उन्हें दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। ठीक है, भोजन की तलाश में इन्हें दूसरे जगहों पर जाना पड़ता था। ठीक है, और दूसरा कारण क्या था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। जब एक जगह पे कोई चीज़ खत्म हो जाएगी तो वो दूसरी जगह पे तो जाएंगे ही जाएंगे। और जब हिरण जाते थे तो लोग उनका शिकार करने के लिए उनके पीछे पीछे जाया करते थे। तो ऐसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। और इसका तीसरा कारण क्या था? तो तीसरा कारण था कि ये पेड़ पौधों, फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इलाकों में घूमते थे। और कहीं पे बारिश किसी मौसम में होती, कहीं किसी पे, जो जिस अकॉर्डिंग वहाँ पे इनको मिलता था फल फूल पत्ती, उसी मौसम के अकॉर्डिंग ये लोग अदला बदली करते थे स्थानों की। और चौथा कारण ये रहा होगा कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है। और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद मिल पाता है। इसलिए भी ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे के मौसम में पानी की तलाश के लिए जाना पड़ता था इधर उधर। तो आप समझ गए, लोगों को इन्हीं कारणों की वजह से इधर उधर यात्रा करनी पड़ती थी। अब बात करते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। जो आरंभिक मानव था इसके बारे में हम लोगों को जानकारी कैसे मिलती है? तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। ठीक है, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए भी किया जाता था।
ठीक है। और कुछ 7 हड्डियों के लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। और कुछ औजार जो थे, ये लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, औजार दिए गए हैं, ठीक है, जो कि पूरा पाषाण काल में बनाए जाते हैं। अब ये वाला जो बाईं तरफ हमारा औजार दिया गया है, इसका क्या था, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। इस औजार का उपयोग जड़ों से खाने योग्य जो पदार्थ थे उनको खोजने के लिए किया जाता था। और जो दाईं तरफ दिया गया है, इसमें जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो ये औजार इसका महीन ऐसे करके एकदम बना देते थे पत्थरों से, तो जिससे जो जानवरों की खाल होती थी उसको सिल लिया करते थे। और इससे जो जमीन में पेड़ पौधे होते थे उनसे खोदने के काम आता था। इससे खोद कर वो लोग फल फूल जो भी मतलब खाने योग्य पदार्थ थे उनको निकालते रहते थे। ठीक है, अब फ्रेंड्स रहने की जगह निर्धारित करने लगे। इन लोगों ने रहने की जगह कैसे निर्धारित की, तो मानचित्र 2 को आपको देखना है। अभी हम आपको मानचित्र दिखाएंगे। इसमें लाल त्रिकोण वाले स्थान पे पुरास्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थान पर आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थानीय चिन्हित किए गए हैं। पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जो भी पुरास्थल दिए गए इसमें देख लीजिएगा आप लोग, मानचित्र 2 दिया गया है कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल। ठीक है, अब यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पुरास्थल है इनमें देखिएगा जो ये रेड वाला सिंबल है, ये पूरा पाषाणिक पुरास्थल को जो है वह डिनोट करता है। तो आप लोग देखिएगा पूरा पाषाणिक पुरास्थल कौन कौन से हैं। अब रेड वाला आप देखिएगा, यहाँ पे दिखाते हैं आपको पूरा पाषाणिक पुरास्थल। ठीक है, इसमें क्या है, तो भीम बेटी का, ठीक है, ये पूरा पाषाणिक पुरास्थल है। और क्या हो गया, हुंशी हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ कुरनूल हो गया। ठीक है, कुरनूल गुफाएं। और आपको क्या दिख रहा है इसमें देखिएगा, ठीक, तो ये जो है ये पूरा पाषाणिक स्थल है। और जो ब्लू वाला है ये क्या है, नवपाषाणिक स्थल। तो देखिएगा नवपाषाणिक स्थल कौन कौन से हैं, तो बुर्जहोम है, मेहरगढ़ है, कोल्डी हवा महागढ़ा है, चिरांद है और दाउजली हॉन्डिंग है। इसके साथ साथ आगे देखिएगा आप लोग और क्या क्या है, तो हल्लूर जो है ये भी नवपाषाणिक पुरास्थल है, पय्यमपल्ली है। ठीक है, तो ये सब नवपाषाणिक पुरास्थल है। अब महापाषाणिक पुरास्थल देखिएगा आप लोग, महापाषाणिक पुरास्थल है अदिचल्लूर है, ब्रह्मगिरी है, ये क्या है, ये महापाषाणिक पुरास्थल है। और इसके साथ साथ कौन से हैं, तो 2 ही दिए गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आरंभिक गांव। तो आरंभिक गांव देखिएगा कौन सा दिया गया है, तो इनाम गांव दिया गया है। इसके साथ साथ और क्या दिया गया है आरंभिक गांव में, और भी कोई दिया गया नहीं, तो सिर्फ इनाम गांव जो था ये आरंभिक गांव था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आधुनिक नगर कौन कौन से थे, तो आधुनिक नगर देखिएगा आप लोग कौन कौन से इसमें दिए गए, स्टार लगा होगा, वह है आधुनिक नगर, ढूंढिएगा। तो आधुनिक नगर है मुंबई और कोलकाता, तो ये है आधुनिक नगर। ठीक है, अब आगे चलते हैं और इस मानचित्र को आप ध्यान में रखिएगा, आगे भी कई पॉइंट्स ऐसे आएंगे जो मानचित्र से रिलेटेड होंगे। अब चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर मिल सकें। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने जगह क्यों चुनी होगी, क्योंकि इसीलिए चुनी होगी नर्मदा घाटी के पास में इन्हें जल भी मिलेगा और भी सारी सुविधाएं थी वहाँ पे, इनकी सुरक्षित भी थे और इनका बाढ़ से सबसे बचाव भी हो सकता था। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे ये शैल चित्रकलाएं कुछ बनी हुई है, देखो पता चलता है ये जानवरों की है। ठीक है, देख के ही आपको लग रहा है ये शिकार कर रहा है, ये जानवर भाग रहा है। ठीक है, तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले, ऐसे ही चित्र मिले हैं। ठीक है, इनमें कुछ सुंदर जो उदाहरण है वे मध्य प्रदेश में और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। देखो जंगली जानवरों को कितने अच्छे से इन्होंने प्रदर्शित किया है कि दूर से ही देख के पता चल रहा है। अब ये यहाँ पे देखो दिखाई गई है भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, ऐसी गुफाएं में ये लोग रहा करते थे, यहाँ पे ये लोग। ठीक है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे इमेज दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पुरास्थल। तो पुरास्थल कहते किसे हैं ये देखिएगा।
ठीक है। तो पुरा स्थल जो है उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपना काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। जब आप आगे अध्याय पढ़ेंगे तो आपको इन पुरास्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो अभी हमने आपको कुरनूल के बारे में बताया था जब मानचित्र दिखाया था। तो आग की खोज कैसे हुई, तो कुरनूल गुफा को आपको अभी हमने दिखाया था। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। अब आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है कि जो राख के अवशेष हैं वे कहाँ से मिले हैं, तो वे मिले कुरनूल गुफा से। कहाँ से मिले हैं फ्रेंड्स, तो कुरनूल गुफा से राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को जरूर याद रखना है कि जो राख के अवशेष है वे कुरनूल से मिले हैं। ठीक है, और इसका ये मतलब कि आरंभिक लोग जो थे आग जलाना सीख गए थे और आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। आरंभिक मानव ने इन सब का उपयोग किया होगा, मतलब इन सब चीज़ों के लिए आग का उपयोग किया होगा। ठीक है, अब आपको ये सोचना है कि आज हम लोग आग का उपयोग क्यों करते हैं। आज तो आग का उपयोग तरह तरह से किया जाता है, मतलब तरह तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। तो आपको सोचना है और बताना भी है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बताइएगा कि आज हम लोग क्यों आग का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ नाम और तिथियों के बारे में बात कर लेते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा नाम और तिथियाँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इम्पॉर्टेंट फैक्ट जितने सारे कवर करेंगे। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं वह पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। ठीक है, जो पुरातत्वविद हुए थे वह पहले प्राचीन काल में उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। जैसे कि आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं। ये दो शब्दों, पुरा यानी प्राचीन, पुरा का मतलब क्या है प्राचीन, और पाषाण का मतलब है पत्थर। ठीक है, तो उन्होंने पुरा पाषाण काल इसलिए रखा क्योंकि प्राचीन पत्थर से ज़्यादातर कार्य होता था, तो उसका नाम पुरा पाषाण काल रख दिया। और ये नाम जो है पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है कि उस समय पत्थरों का कितना महत्व था पुरा पाषाण काल में। ठीक है, और पुरा पाषाण काल जो है कब से कब तक माना जाता है, तो 20 लाख से 12,000 साल पहले के दौरान। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप, पुरा पाषाण काल का समय क्या है, तो 20 लाख से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया: आरंभिक, मध्य, उत्तर पुरा पाषाण युग। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान जो है घटित हुई है, पुरा पाषाण काल में ही घटित हुई है। ठीक है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे हम लोग मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। तो मध्य पाषाण युग में क्या हुआ, इसमें जो पर्यावरणीय बदलाव थे वह हमें देखने को मिलते हैं। और इसका समय कब से कब तक रहा, तो इसका समय जो है लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। किसका, तो मध्य पाषाण का। और इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा गया है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ ही साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। तो आप लोग याद रखिएगा, मध्य पाषाण युग कब से कब तक माना गया है, तो 12,000 साल पहले। और जो पुरा पाषाण की बात होती है तो 20 लाख साल पहले से 12 साल पहले तक, 12,000 साल पहले तक की बात होती है। और जब मध्य की आ जाती है तो 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल तक की बात होती है। तो ये सारे फैक्ट्स जो है आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं हम लोग आधुनिक युग की। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है, जिसे हम लोग नवपाषाण युग कहते हैं। पहले क्या है, पुरा पाषाण, उसके बाद मध्य पाषाण, उसके बाद नवपाषाण। तो पुरा पाषाण काल की शुरुआत कब से कब तक मानी जाती है, तो 20 लाख साल से पहले 12,000 साल तक। और जो मध्य पाषाण काल है उसकी मानी जाती है 12,000 से 10,000 साल। और जो नवपाषाण आता है इसकी शुरुआत मानी जाती है 10,000 साल पहले से होती है। ठीक है, और हमने कुछ स्थानों के नाम दिए। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे, जैसे मेहरगढ़ दिया गया था, कोल्डी हवा दिया गया था। इनके सबके बारे में हम लोग डिटेल से आगे जब अध्याय पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से अध्ययन करते जाएंगे। ठीक है, तो इन नामों का प्रयोग करते थे जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आगे अध्याय जैसे ही पढ़ते जाएंगे तो बताए जाएंगे कि इसका क्या नाम रहा है, किसका क्या रोल रहा है। ठीक है, इसी तरह हम लोग आगे भी पढ़ते चलेंगे। अब देखते हैं बदलती जलवायु। जलवायु कैसे बदली, क्या हुआ। ठीक है, तो बदलती जलवायु के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे आप लोग,
बदलती जलवायु है हमारा टॉपिक। तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान जो थे बनने लगे। जब 12,000 साल पहले जलवायु बदली तो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगी और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान जो थे वह बनने लगे गर्मी के कारण। ठीक है, जब घास वहाँ पे उगाई तो इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़ बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। जब भाई वहाँ पे घास उगने लगेगी तो जानवर घास खाएंगे, वो तो जिंदा रहेंगे ही। पहले उनको इतनी घास नहीं मिल पाती थी तो वो मर जाते थे। जब घास बढ़ी तो ऐसे जानवर भी थे वो जिंदा रहने लगे। ठीक है, तो जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए और खाने पीने की आदतों के और प्रजनन के समय जानकारी हासिल करने लगे। ठीक है, जो इन शिकारियों का जो जैसे बारहसिंगा या फिर हिरण या भेड़ बकरी गाय इनका शिकार करते थे तो वो लोग इनकी शिकार करने के लिए इनके पीछे पीछे आए। ठीक है, जब इनके पीछे पीछे आए तो उनको जानकारी हासिल हुई प्रजनन के समय के लिए और खाने पीने की आदतें उनमें विकसित होने लगी। ठीक है, और क्या हुआ, तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। अब उन लोगों ने क्या सोचा कि इन जानवरों से हमको आराम मिल रही तो वे उनको पालने लगे, उनसे खेती करने लगे। ठीक है, साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। अब यहाँ पे बात हो रही है पुरापाषाण काल की, तो अगर क्वेश्चन बन जाता है कि मछली किस युग में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी, तो आप लोग याद रखिएगा पुरापाषाण युग में। अब देखते हैं आगे, देखिएगा आप लोग। पॉइंट है हमारा कि खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी कि उसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाएं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे ये भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। ठीक है, जो पहले उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं जो उपजे प्राकृतिक रूप से उगने लगे। ठीक है, तो लोग जो थे उन्हें, महिलाएं, पुरुष जो थे, बच्चे, उन्होंने उसको इकट्ठा किया और फिर वह पता लगाने लगे ये कैसे उपजेंगे, कब पकते हैं, कब क्या। धीरे धीरे वो लोग इसके माध्यम से खेती करना सीखने लगे थे। ठीक है, और फिर क्या होता है, फिर वह धीरे धीरे क्या बन जाते हैं, कृषक बन जाते हैं। ठीक है, जब वो खेती करना सीख जाते हैं तब वे क्या बन जाते हैं, तो वे बन जाते हैं कृषक बन जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो होता है वह पूरी तरह से खेती करना जो है वह सीख जाते हैं। और फिर से इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। और सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले पालतू बनाया जाने वाला जानवर कौन था, तो कुत्ता था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और किया करते थे। और इस तरह धीरे धीरे से वे क्या बनते गए, पशुपालक भी बन गए। पहले वे कृषक बने, धीरे धीरे उन्होंने खेती करना स्टार्ट किया और फिर वे जब जानवरों को पालने लगे तब वे पशुपालक बन गए। ठीक है, अब आगे क्या हमारा पॉइंट है, देखिएगा आप लोग। आगे है कि घरेलूकरण की प्रक्रिया। तो ये घरेलूकरण की प्रक्रिया क्या है आखिर, आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो घरेलूकरण के लोग द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। ठीक है, और अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों को, जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। और ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि वे लंबे समय तक टिक सकें। ठीक है, ऐसे पौधों को क्या करते थे, संभाल कर रखते थे। और यहाँ पे जो इमेज देख रहे हैं ये जंगली सूअर की इमेज, दांतों की इमेज दी गई है। ये छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, और ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण जो थे वो सुरक्षित रह सके, इसलिए ऐसे बीजों को वो संभाल कर रखते थे और उन्हीं को चुनते थे। और फिर क्या हुआ फ्रेंड्स,
उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना पालतू जानवरों के दांत से सींग के छोटे होते थे। जैसे हमने इमेज दिखाई उसमें आपने देखा कि जो पालतू सुअर की इमेज दी गई थी, इन दांतों को देखे इनमें से कौन सा जंगली सुअर का और कौन सा पालतू सुअर का है। तो आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि कौन सा जंगली सुअर का है कौन सा पालतू, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे एक बड़ा दिया गया है एक छोटा दिया गया है। तो जो पालतू पशु होते थे उनके दांत छोटे हुआ करते थे और जो जंगली हुआ करते थे उनके बड़े हुआ करते थे। ठीक है, तो इस इमेज को देखकर आप समझ गए कि कौन सा पालतू है और कौन सा जंगली सुअर है। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये जो थी ये प्रक्रिया जो है धीरे धीरे चलती रही है। करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में जो था ये हम अनाज जौ भोजन करते हैं वे इसी प्रक्रिया की वजह से। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में क्या था, तो गेहूं तथा जौ आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा था सबसे प्राचीन फसल कौन सी है, सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई, तो गेहूं जौ। और उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता था, उसके बाद भेड़ बकरी। अब आप लोग सिर्फ कुत्ता ना याद रखिएगा, भेड़ बकरी भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अब ये क्वेश्चन नहीं बनेगा कि सबसे पहला पालतू पशु कौन था, क्योंकि सबको ही पता है सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता था। ठीक है, नॉर्मली बच्चों को भी पता होता है, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन हम लोग बताते रहते हैं। लेकिन एग्जाम में कुछ एग्जाम को डिफिकल्ट और एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू बदल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे पूछ लेते हैं कि दूसरा पालतू जानवर कौन सा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अनाज जो है, ये अनाज के उपयोग क्या थे उस समय, तो बीज के रूप में थे, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में और भंडार के लिए थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एक नवीन जीवन शैली की। एक नई जीवन शैली कैसे शुरू हुई और क्या हुआ। ठीक है, तो हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, नवीन जीवन शैली की। ठीक है, तो एक नवीन जीवन शैली, तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था, और बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने और खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने के लिए। भाई जब तक जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा नहीं करोगे तब तक फसल उगेगी कैसे। ठीक है, उन्हें सुरक्षित भी रखना पड़ता था। ठीक है, तो ये सब करने के लिए क्या होता था, तो उनकी सुरक्षा करने के लिए बहुत से काम शामिल थे, और कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था, तो इसलिए लोगों को वहीं रुकना पड़ता था। तो अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की भी बात सोचनी पड़ती थी। और फ्रेंड्स क्या होता था, बहुत से इलाकों में जो थे लोगों ने क्या किया था, मतलब इनको इकट्ठा करने के लिए लोगों ने क्या किया था, तो मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए और टोकरियां भी बुनी थी, या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। ठीक है, जिससे कि भंडारण कर सके, बीज को इकट्ठा कर सके। और फ्रेंड्स क्वेश्चन ये उठता है कि क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने के बाद जो थे वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे। आपके जवाब का कारण बताओ कि ऐसा करते होंगे। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं कि जानवर चलते फिरते खाद्य भंडारण का पॉइंट हमारा क्या है कि जानवर चलते फिरते खाद्य भंडारण। जानवर जैसे बच्चे देते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। और यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का भी एक तरीका है। ठीक है, इसलिए लोग पशुओं को पालते गए। और फ्रेंड्स अब आप बताइएगा कि भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है। तो प्रेजेंट टाइम में हम लोगों को जानवरों से बहुत लाभ है ना, तो आप लोग बताइएगा क्या क्या लाभ है। अब फ्रेंड्स आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। जो आरंभिक कृषक हुए वे पशुपालक हुए वे कैसे हुए। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिखाई दे रहे थे, तो जो नीले वर्ग वाले थे पॉइंट वो हमने आपको दिखाई थे, जो कि आपने देखे थे। ठीक है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। अब नीले वर्ग वाले हम आपको फिर से दिखाते हैं एक बार। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि जब आप देखेंगे तो ये दर्शाता है किसे, पुरातत्वविदों को, शुरुआती कृषकों और पशुपालकों को दर्शाते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग कहाँ गई
हमारा जो वो था मैप, उसमें देखते हैं हम लोग आपको नीले वर्ग वाले बताए किसके, कृषकों और पशुपालकों को दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, नीले वर्ग वाले देखिएगा यहाँ पे। तो ये है, ठीक है, मेहरगढ़ है, बोरझोम है, कोल्डी हवा है, महागढ़ा है, चिरांद है, दाउजली होर्डिंग है, और क्या क्या है और देखिएगा, और है हल्लूर है और पय्यमपल्ली है। ये जो है यहाँ से कृषक और पशुपालक मिले हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये यही बात हो रही है यहाँ पे शुरुआती तौर में जो आरंभिक मानव की बात करना है। ठीक है, यहाँ पे थे हम लोग। और फिर इस उपमहाद्वीप में, ठीक है, उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। और वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं। क्या थी? बस्तियां थीं। ठीक है, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डी के नमूनों का अध्ययन करते हैं। और फ्रेंड्स, इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के अवशेष मिले हैं। क्या मिला है? तो जले हुए अनाज के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जो है यहाँ पे लाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें जो है ये पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें जो हैं वह उगाई गई होंगी। ठीक है, इस तरह से ही तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि इसमें बहुत सारी फसलें जो हैं वह उगाई गई होंगी। ठीक है, यही तो, तभी तो हम लोग पता कर पाते हैं। ठीक है, और इस तरह पता चलता है। ठीक है, और फ्रेंड्स, वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। वैज्ञानिक तो है वो, तो भाई इसी बात पे है, तो वो विभिन्न प्रकार की हड्डियों की भी पहचान करते हैं। तभी तो हमें पता चलता है कि उस पर पूरा पाषाण काल या फिर मध्य पाषाण काल या फिर नवीन पाषाण काल युग में क्या हुआ, कैसे हुआ, सब ये जानकारी ऐसे ही तो मिलती है। अब बात करते हैं हम लोग स्थायी जीवन की ओर। तो इन लोगों का स्थायी जीवन कैसे शुरू होता है, इस पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के भी निशान मिले। जो पुरातत्वविद थे, इन्होंने जब खोज की तो उन्हें कुछ झोपड़ियों और घरों के भी निशान मिले। जैसे बुरझोम, जो कि वर्तमान में कश्मीर में है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। ठीक है, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गर्तवास किसे कहा जाता था? तो बुरझोम में जो लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। और पुरातत्वविदों को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ठीक है, तो ये लोग जो थे मौसम के अकॉर्डिंग आग जो थी, कभी घर के बाहर तो कभी घर के अंदर भी जलाया करते थे। ठीक है, अरे दोनों जगह जब आग मिली है तो उससे क्या लगता है? उससे ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। और बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें जो है नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी, जैसे कि ओखली हो गई और मूसल हो गया। ठीक है, इनका प्रयोग भी अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन जो प्रस्तर युगीन थे, औजार का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। और कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? तो हड्डियों से। अब आपको जो नवपाषाण युग के पत्थर के औजार थे उनकी हम इमेज दिखाते हैं। आप लोग देखिएगा यहाँ पे, ये जो है नवपाषाण युग के औजार दिखाए गए हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और पुरापाषाण में कैसे हुआ करते थे? तो जिनसे जानवर की खाल सी ली जाती थी, पशुओं की। और क्या किया जाता था? तो खोद के जो खाद्य पदार्थ थे उनको निकाला जाता था। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखिएगा जो बर्तन यहाँ पे दिया गया है कि बर्तन जो है जिसका नवपाषाण युग में पुरास्थल मिट्टी के बर्तन का प्रयोग कैसे हुआ, यहाँ पे दिखाए गए, अभी देखिएगा आप लोग। ठीक है, आइए हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो फिर नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले। कब? तो मिट्टी के बर्तन किस काल में मिले? नवपाषाण काल में मिले। इन पर अलंकरण यानी कि सुंदर सी इन पे सजावट हुआ करती थी। और बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। पहले क्या था? पुरापाषाण युग में मछली थी। ठीक है, ये मांस जो था ये यही सब था। लेकिन अब क्या आहार बन गया था? आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा चावल, गेहूं तथा दलहन जैसी फसलें। इसके साथ
साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाने लगे। अब लोगों ने क्या करना शुरू किया, कपास जैसे पौधे को उगाया और कपड़े भी बुनना स्टार्ट कर दिया था। अब फ्रेंड्स क्या हुआ, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? अब क्वेश्चन उठता है कि एकदम से हर जगह मानव बदला, नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसी बात जो थी वह नहीं थी। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया और बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। तो मतलब एक साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बदल बदल कर जहाँ जैसा ही मौसम हुआ उसी के अकॉर्डिंग ये लोग जो थे बदल गए थे। ठीक है, अब हमने अभी आपको बताया था मेहरगढ़। ठीक है, तो मेहरगढ़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डिटेल में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, हर चीज़ के बारे में। तो मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु के बारे में बताया गया। चित्र में हमने आपको मेहरगढ़ दिखाया था। ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे, यहाँ याद रखिएगा, बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। कहाँ? तो मेहरगढ़ में सबसे पहले। ठीक है, ये फैक्ट जो है याद रखना है आप सभी को। आगे देखते हैं, यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, तो यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। ठीक है, सुअर और जंगली जैसे जानवरों, भेड़ बकरियों की भी हड्डियाँ मिली हैं। ठीक है, मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। कैसे? चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। और इनमें किसकी हड्डियाँ मिली? हिरण तथा सुअर और जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की हड्डियाँ मिली हैं। ठीक है, और संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। ठीक है, प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हुआ करते थे, जिनमें से कुछ संभवतः क्या होता था, भंडारण के काम आते थे। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पे एक बहुत प्रचलित बात ये थी कि मृत्यु के बाद सामान्यतः जो क्या होता था, मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। और लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। क्या होता था, मेहरगढ़ में जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी उसके साथ थोड़ा बहुत। और फ्रेंड्स मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली हैं, एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। आपको इमेज में दिखाते हैं, देखिएगा आप लोग इमेज में, इसमें मृतक के साथ जो है वह बकरी को भी रखा गया है। अब आपको पहचान सकते हैं कौन सी बकरी है, कौन सा कंकाल तंत्र? तो ये देखिए, मानव को दफनाया गया, इसके साथ बकरी को भी रखा गया है कि हाँ, वो लोग मानते थे मेहरगढ़ के लोग कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो इसीलिए वो क्या करते थे, जब कब्र में किसी व्यक्ति को दफनाते थे उसके साथ साथ खाने पीने का सामान भी रख दिया करते थे। ठीक है, और फ्रेंड्स बात हुई थी कि यहाँ पे आयताकार चौकोर घर मिले। इनमें देखिएगा आप लोग कि प्रेजेंट टाइम में जो घर होते हैं और मेहरगढ़ में घर होते थे उनमें क्या क्या डिफरेंस है। इस तरह के घर जो है वे मेहरगढ़ में देखने को मिले हैं, तो इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कब्र देखिएगा, इसमें ये कब्र दी गई, इसमें साथ क्या है, बकरी के कंकाल को पहचान सकते हैं, तो आपको पहचानना है। ठीक है, ये जो है ये कब्र में बकरी भी दफनाते थे, थोड़ा बहुत खाने पीने का भी सामान रख दिया करते थे कि हाँ व्यक्ति खा लेगी। ठीक है, अब इस चैप्टर में फ्रेंड्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुए, जैसे आकर्षक, खास संज्ञा, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघुपाषाण, कशक, पशुपालक, नपाषाण युग और कब्र, इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट तिथियां बता दें जो कि आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे कि मध्यपाषाण युग की शुरुआत हुई 12,000 साल से 10,000 साल पहले। ठीक है, और बचने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले। जो मध्यपाषाण युग की शुरुआत हुई 12,000 साल पहले और जो बचने की प्रक्रिया का आरंभ है। और नवपाषाण युग का आरंभ कब से हुआ? 10,000 साल पहले। और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ कब से कब तक हुआ? तो ये लगभग 8,000 साल पहले हुआ। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी इम्पॉर्टेंट जानकारी जो कि इस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको स्पेशली हमारी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। इसी तरह हम आपके लिए सीरीज़ लाते
रहेंगे। एनसीईआरटी क्या है, आप लोग सब लोग एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि डेली हम लोगों को कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग इतनी बुक्स जो है नहीं प्रोवाइड हो पाती हैं, ठीक है, नहीं खरीद सकते, ठीक है, और मार्केट में भी एनसीईआरटी की बुक्स मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है। तो आप लोग अभी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इतनी सारी बुक्स खरीदेंगे, उससे अच्छा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको सभी विषय की एनसीईआरटी कवर कराएंगे और 6 से 12 तक की एनसीईआरटी कवर कराएंगे। तो इसमें एक फ़ायदा तो आपका ये है कि आपको फ्री में पूरी एनसीईआरटी पढ़ने को मिलेगी। और दूसरा फ़ायदा आपका ये है, कभी कभी आप बुक से पढ़ना नहीं चाहते तो आराम से लेटकर ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें पढ़ने से इतनी जल्दी नहीं याद होती, बहुत लोगों का ये होता है कि सुनने से चीज़ें जल्दी रिकवर हो जाती हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये भी फ़ायदेमंद है कि आप कभी कोई काम कर रहे हैं तो कम से कम वीडियो चला लिया, आधे घंटे की वीडियो है, प्रॉपर एक तरह से आप पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि डेली वीडियो आपको शाम के 8 बजे मिलेगी। तो आपको पता है कि इस टाइम पे वीडियो आती है, हमें पढ़ लेना है। वैसे क्या होता है, चलो अभी नहीं, थोड़ी देर में पढ़ लेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बुक्स नहीं खरीदनी पड़ेगी और आराम से पढ़ाई भी कर सकते हैं। और ये होता है एक सीरीज चल रही है, इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ भी लेंगे, आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपकी पूरी एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने पूरी एनसीईआरटी कब कवर कर ली। और अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आता है, दूसरी बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो देखने में क्या है, लेकिन बुक्स आप एक बार पढ़ लेंगे तो दोबारा चैप्टर पढ़ने का मन नहीं होगा, कहेंगे अभी तो पढ़ा ही था, अभी से क्यों पढ़ें, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।